नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हर रोज हम लाते हैं ताकि आपकी मदद कर सकें। योर मनी के जरिए आप अपने किसी भी तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी हुई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सवाल है शुरुआत जानना चाहते हैं, कैसे करें, कहां से करें, कैसे फाइनेंसेस को प्लान करें, हर तरीके के सवालों को योर मनी करता है एड्रेस। आप अपने क्वेश्चंस हमें कई तरीके के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है और इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है। अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAskYourMoney लिखकर, और अपने सवाल ये शो भी आप लाइव देख सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। हमारे साथ है पीवी इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। पूजा नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस की, और स्पेशली इंश्योरेंस के उस एस्पेक्ट की जिसके बारे में आमतौर पे ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, और ये है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस होता क्या है, क्या रेलेवेंस है इसकी, क्या कुछ कवर होता है ट्रैवल इंश्योरेंस में, और कितना इंपॉर्टेंट है ये अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं इस इंश्योरेंस को खरीदना। डोमेस्टिक, इनफैक्ट पूजा, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस तो मैंडेटरी है, बट डोमेस्टिक ट्रैवल के पर्सपेक्टिव से इसकी रेलेवेंस कितनी है और क्या इसके सेलेंट फीचर्स होते हैं, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच दीपाली। आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि हम सब ट्रैवल तो करते ही हैं, चाहे आप डोमेस्टिक करें या तो फिर इंटरनेशनल करें, और हम देख ही रहे हैं सब ट्रैवल सीजन भी है। नॉर्मली इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है, हमें लगता है कि इतना जरूरी नहीं है, ठीक है ट्रैवल करके आएंगे 5 दिन 10 दिन क्या ही हो जाएगा। लेकिन इसकी अहमियत तभी पता चलती है जब खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है आपको एक फॉरेन कंट्री में, या मेडिकल इमरजेंसी कहिए, या फिर आपका पासपोर्ट चोरी हो जाता है, बैग चोरी हो जाती है, बैग डिले हो जाती है, फ्लाइट मिस हो जाती है, ऐसे बहुत सारे हालात बनते हैं, तब जाके आपको ये ट्रैवल इंश्योरेंस काम आता है, और बहुत खूबी से काम आता है मैं कहूंगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आप कब लेना चाहिए आपको। आप कभी भी ट्रैवल प्लान करते हैं, चाहे वो इंडिया में हो, डोमेस्टिक हो, या तो फिर इंटरनेशनल हो, चाहे वो 2 दिन के लिए हो, 10 दिन के लिए हो, महीने भर के लिए हो, आपका जो भी ट्रैवल पीरियड है, आप जब ट्रैवल करते हैं उस डेट से लेके आप जब जाते हैं और वापस आते हैं, जितना पीरियड आप बाहर हैं उतने पीरियड का आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। वो सिर्फ एक पीरियोडिक इंश्योरेंस पॉलिसी बन के आती है, जिसमें जैसे मैंने पहले ही कहा जो कवरेजेस है वो इस तरीके से होते हैं कि अगर कोई लॉस हो जाता है, मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, या इस तरीके की कोई लाइफ थ्रेटनिंग अगर सिचुएशन हो जाती है, डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो आप इस इंश्योरेंस को यूज कर सकते हैं। नॉर्मली दीपाली हम कहते हैं कि जो बाहर जाते हैं और इस तरीके के अगर मेडिकल कोई खर्चे हो जाते हैं, वो खर्चे अगर हम कोई फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वो जो डॉलर्स में जो खर्चे होते हैं ना वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, स्पेशली मेडिकल एक्सपेंसेस। और सामने जब आप ट्रैवल पॉलिसी लेंगे ना, ट्रैवल पॉलिसी में जो विकल्प है, आपको ऑप्शंस है लेने के, जैसे अब $1 लाख की पॉलिसी है, $3 लाख की, $5 लाख, ऐसे डॉलर के डिनोमिनेशन में पॉलिसी होती है। तो काफी टाइम लोग बोलते हैं कि इतना ज्यादा कब रिक्वायरमेंट होगा और क्यों होगा, लेकिन आपको नहीं पता होता है कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो भी डॉलर्स में होते हैं। तो अगर आपका एक बहुत लंबा ट्रैवल है, 30 डेज एंड अबाउ इस तरीके का ट्रैवल है, तो डेफिनेटली आप $5 लाख का जो एक हाई एक्सटेंसिव कवर वाला जो प्लान है वही लेना चाहिए। महज अगर मैं कहूं कि 30 से 35 साल के हैं, अगर आपको यूनाइटेड स्टेट्स या तो फिर यूरोप इस तरीके की कोई कंट्री में घूमने जाना है 1 महीने के लिए, तो $5 लाख की पॉलिसी का भी प्रीमियम महज 3 से 5 हजार आएगा। मतलब ये रेंज है प्रीमियम का। इतने कम प्रीमियम में अगर आपको इतना बड़ा कवर मिलता है तो इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, जैसे हमने कोविड के समय में भी देखा कि जब ट्रैवल शुरू हुआ उसके बाद काफी लोगों को कोविड हो गया और फिर वो क्वारंटीन पीरियड था, तो काफी खर्चे हैं। सो आप जब मेडिकल ट्रैवल पॉलिसी लें तो आपको किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो ये जो सारे कवरेजेस हैं वो उसमें आपको सबका सब कवर है। इसमें कहीं पे डिडक्टिबल मतलब आपको क्या नहीं कवर है, कितना अमाउंट तक नहीं कवर है। फिर फ्लाइट डीले या ट्रिप कैंसलेशन में भी कुछ आवर्स होते हैं कि 6 घंटे 4 घंटे से ज्यादा अगर आपका डीले हुआ है तो ही वो कवर मिलेगा। तो आपको ये सारे पॉइंट्स फर्स्ट बेसिक सी पॉलिसी बन के आती है, सब कुछ बहुत ही क्लियर वर्ड्स में लिखा होता है। एंड स्पेशली जब मेडिकल एक्सपेंसेस की बात आती है तभी कोविड-19 कवर है कि नहीं,
पीडी प्री एग्जिस्टिंग अगर आपका कोई डिजीज है तो वो आपको वो पॉलिसी दे रही है नहीं, ये सब बातों का ध्यान में रखते हुए आपको ट्रैवल पॉलिसी खरीदनी है। और डोमेस्टिक का मैं एक एग्जांपल दे दूं दीपाली, बहुत इजी है। आप काफी टाइम हम सोचते हैं कि डोमेस्टिक में तो मेडिकल अगर पॉलिसी है तो वो आपको एक इमरजेंसी नहीं होती, आप मेडिकल पॉलिसी यूज कर सकते हैं, लेकिन काफी टाइम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके पास बड़ा कवर नहीं होता है। हम देखते हैं कि काफी ट्रेन एक्सीडेंट्स भी होते हैं। हमने हाल ही में एक ट्रेन एक्सीडेंट जो इस साल में देखा, उसमें IRCTC की वेबसाइट पे अगर आप ई टिकट बाय करते हैं आपको ऑप्शन मिलता है कि वेदर आपको इंश्योरेंस लेना है कि नहीं। महज 35 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए, इन छोटे छोटे डिनोमिनेशन से अगर आप ऐड करें, आपको उस समय पे अगर ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं, फैमिलीज को 5 लाख 10 लाख इस तरीके का कवर मिलता है। सो कभी भी डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, आप बिल्कुल भी इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में आप कोई भी एक सेकेंड थॉट ना रखें। सबसे पहले वीजा लेनी है या तो फिर आप कोई ट्रैवल एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो वो कंपलसरी है, लेकिन आप कस्टमाइज ट्रैवल कर रहे हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, काफी टाइम राइडर्स लेके वो भी कवर होते हैं। सो बहुत चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले जब हम एक स्ट्रेस फ्री वेकेशन पे जा रहे हैं, हम सब कोई प्लानिंग करते हैं, इंश्योरेंस को आपके प्लानिंग में सबसे पहले महत्व दें। जी ओके तो पूजा ने इनफैक्ट सभी डिटेल्स ट्रैवल इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कवर की हैं अपने जवाब में। क्या करना चाहिए, क्या रेलेवेंस है, क्या अहमियत है, ये सब बातें आपको समझाई गई हैं, क्या कुछ कवर मिलता है। तो कभी भी ट्रैवल करें, ट्रैवल इंश्योरेंस की अहमियत को समझें और अपनी जर्नी की शुरुआत से पहले इसे रहे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। मेहुल गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड है। मेहुल गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरी 62,000 की SIP चल रही है, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है तो वो क्वेरी करनी थी, क्या मेरे फंड सही है वो जानना था। अच्छा, कोई टारगेट आप लेके चल रहे हैं मेहुल। हाँ 10 साल में 1.5 करोड़। 10 साल में 1.5 करोड़ का टारगेट है। 3.5 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो वैल्यू हो चुकी है इनकी। 62,000 की SIP चल रही है। जानना चाहते हैं इनका पोर्टफोलियो कैसा है। फंड्स में क्विकली इनके बता दूं तो कैनरा रोबोको मिड कैप फंड, मिरर एसेट फोकस फंड है, PGIM इंडिया स्मॉल कैप, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, HDFC मल्टी कैप। इन सही में तो ये 9,000 रुपए ईच डाल रहे हैं। इसके अलावा है क्वांट का वैल्यू फंड 5,000 पर मंथ, ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप 7,000 पर मंथ और सेमको एक्टिव मोमेंटम फंड है 5,000 पर मंथ। तो SIP अमाउंट तो डिसेंट है 62,000 पर मंथ का। पहला तो इनका पोर्टफोलियो ठीक है या कुछ बदलाव करना है, और दूसरा जो 1.5 करोड़ का टारगेट है 10 ईयर्स में वो कितना लाइकली है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मेहुल बहुत ही रियलिस्टिक टारगेट है। 10 साल में जो आप 1.5 करोड़ की राशि जुटाना चाहते हैं, उसके लिए अगर मैं SIP अमाउंट कैलकुलेट करूं तो भी अप्रोक्सीमेटली 60 to 62,000 की SIP आपको इस टारगेट को अचीव करने के लिए लगेगी, और उतनी ही आपकी SIP चल रही है। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, जब हम फंड्स की बात करते हैं तो फंड्स में आपने बहुत ज्यादा फंड्स ले रखे हैं। नॉर्मली हम 5-6 फंड्स कहते हैं कि आपको आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। एक लार्ज या मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड स्मॉल कैप, अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। मैं समझती हूँ आप 36 की एज के हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, तो डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। फंड्स में मैं कहूँ तो कुछ ऐसे फंड्स हैं जो बहुत ही न्यू फंड्स हैं, उसको 1 साल भी नहीं हुआ है, तो फंड परफॉर्मेंस, फंड का किस तरीके से मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से क्या प्रदर्शन रहा है, ये तो हम आगे आके ही समझ पाएंगे कि किस तरीके का फंड परफॉर्मेंस दे रहा है। सो कभी भी आप पोर्टफोलियो में आपने, क्योंकि 6 महीने से SIP शुरू कर रखी है, आप कभी भी फंड का चुनाव करें, एकदम से कोई नया फंड हो जिसको NFO हो या 1-2 महीने हुए हो, 3 महीने हुए हो, उसके चुनाव करने के बदले मैं ऐसा सजेशन चाहती हूँ कि जिस फंड में ट्रैक रिकॉर्ड है, एक वॉलेटिलिटी के पीरियड को वो फंड एक स्कीम ने प्रॉपरली उसको गो थ्रू वो पीरियड पास करके एक अच्छा रिटर्न दिया है, ऐसे कोई फंड का चुनाव करे तो बेहतर है। क्योंकि सिर्फ 6 महीने हुए हैं, मैं कहूंगी उन फंड्स को आप कंटिन्यू करके उसको रिव्यू करते रहिए, 1 साल जैसे ही होता है। एक मिरर के फंड को चेंज करने की मैं सलाह दूंगी। मिरर फोकस्ड को आप, जो आपकी एग्जिस्टिंग क्वांट वैल्यू है उसमें आप मर्ज कर लें। बाकी के जो नए फंड्स हैं उसको आप रिव्यू जरूर करें। जी ओके
चलिए, तो ये आपके लिए सजेशन दिया गया है। इतने ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कीजिए पोर्टफोलियो को, थोड़े से चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं। बात करेंगे अगले कॉलर से। शहनवाज बिहार से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शहनवाज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम, मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया था, 6 महीने हुआ हमारे एसआईपी से, जो कि आपकी शो देख करके हमने ये एसआईपी मतलब चूज की है, जिसमें कि हमारा एक निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है और क्वांट का स्मॉल कैप फंड है और एक हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। तो मैं कुछ और भी ज्वाइन करना चाहता हूँ इसमें, जो कि वो ऐसे कोई फंड है और मेरा लक्ष्य है 15 से 20 साल में 1 करोड़ का। ओके, तो मेरा ये फंड है तो कि 15 से 20 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। जी जी पूछिए। जो दो हमारा स्मॉल कैप है, जो वो दोनों को चलने दूं या फिर उसे किसी एक को ड्रॉप करके मैं किसी और को ऐड कर दूं, क्योंकि मुझे ज्यादा फंड रखनी नहीं है। 3 से 4 मेरे लिए फंड काफी है। 3 ही फंड्स हैं आपके पास, ऑलरेडी 3 ही फंड्स है, लेकिन ये 3 फंड्स क्या सही हैं या चेंज करने की जरूरत है, ये पूछ लेते हैं पूजा से। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इनके पास है, और क्वांट का ही स्मॉल कैप है, 1500 ईच और एक में 1000, 4000 के एसआईपी कर रहे हैं। 15 से 20 साल में टारगेट लेके चल रहे हैं 1 करोड़ का, और ईयरली 15% का स्टेप अप भी ये करेंगे। बताइए सजेशंस। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो शहनवाज मैं बहुत खुश हुई कि आपने कहा कि आप शो देख के और इस तरीके से आपने प्लानिंग की, और आपने बहुत ही स्पेसिफिकली कहा कि आपको ज्यादा फंड्स नहीं चाहिए पोर्टफोलियो में, और आपने जो फंड्स के चुनाव भी किए वो भी काफी अच्छे हैं, वेल डिवर्सिफाइड है। लेकिन जैसे हम हर चीज कहते हैं, अपनी एक और चीज थोड़ी मिस कर दी कि आपने एक ही कैटेगरी के 2 फंड्स डाल दिए। वो जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा फंड्स नहीं रखने हैं हमको। जैसे स्मॉल कैप में 2 फंड्स कर दिए तो डेफिनेटली वहां पे तो कोई एक ही स्मॉल कैप को कंटिन्यू करना है, ये सलाह दूंगी। लेकिन 2 बातें, बहुत इंपॉर्टेंट सी 2 बातें जो आपके सवाल के थ्रू मैं काफी लोगों को एड्रेस करना चाहूंगी। सबसे पहला चीज, कभी भी आप टेन्योर भेजते हैं ना, आप ये जो बफर भेजते हैं 15 से 20 साल में आपको 1 करोड़ चाहिए, उसको मैं समझती हूँ अभी से बैठ के 15-20 साल बाद मुझे नहीं आइडिया है कि मुझे कब लगने वाला है पैसा, लेकिन फिर भी थोड़ा स्पेसिफिक होगा तो प्लानिंग उतनी ही स्पेसिफिकली आप कर पाएंगे। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जैसे 1 करोड़ की टारगेट है, ठीक है, और उसमें अगर मैं 15 साल के हिसाब से अगर आपको मैं बताऊं एसआईपी अमाउंट कितनी लगेगी, तो आपकी आती है अप्रोक्सीमेटली 3,500 से 4,000, जो आपकी हाल ही में चल रही है। लेकिन 20 साल में अगर मुझे ये टारगेट कवर करना है, लेकिन वही टारगेट 1 करोड़ का अगर 15 साल में मुझे कवर करना है, तो मेरी एसआईपी अमाउंट सीधी हो जाती है डबल, 8,000 रुपए। तो अगर 5 साल का भी अगर आपका ये जो बफर है ना, उसमें एसआईपी अमाउंट डबल हो जाती है, फिर वहां पे आपका गोल मिसमैच हो जाएगा। सो ये नंबर 1 चीज है कि आपका जो टारगेट है उसको थोड़ा स्पेसिफिक करके हमें बताएं, ताकि हम जो एसआईपी अभी से शुरू करनी है उसमें आपका जो एसआईपी अमाउंट बनता है वो मिसमैच ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इन्फ्लेशन। नॉर्मली आपने भी शो में देखा होगा, हम काफी टाइम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन को आपके गोल में आप शामिल करें। जैसे 1 करोड़ की राशि अगर मैं 15 या 20 साल बाद आपको बताऊं, एक 6% का भी इन्फ्लेशन अज्यूम करके, तो वो बनता है 30 से 40 लाख। अब आपने सोचा होगा मुझे 1 करोड़ की राशि चाहिए, लेकिन उसकी वैल्यू ही 30 से 40 लाख हो जाएगी। तो यहाँ पे अगेन आपका मिसमैच होगा। सो अगर आप वही 1 करोड़ की राशि इन्फ्लेटेड फिगर में चाहते हैं आफ्टर 15 to 20 ईयर्स, तो उसके लिए अभी से आपको कितनी एसआईपी अमाउंट लगेगी, तो वो बता देती हूँ। अगर आपका 20 साल के अंदर ये गोल बैठता है तो आपको 10,000 की एसआईपी लगेगी, और अगर आप वही गोल आपको 15 साल के बाद चाहिए तो आपको 20,000 की एसआईपी लगेगी। ये पूरा कैलकुलेशन बनता है। तो कभी भी प्लानिंग करें, इन 2 बातों को ध्यान दें। फंड्स मिड कैप स्मॉल कैप सब ठीक है, एक फ्लेक्सी कैप ऐड कर सकते हैं पराग पारे, एक क्वांट एक्टिव मल्टी कैप भी ऐड कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। जी शहनाज, थैंक यू। ओके, चलिए, तो काफ़ी सारे बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, उसी के हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अपने इस पोर्टफोलियो की, और प्रिसाइज अगर आप होराइजन लेके चलेंगे तो आपके लिए ही कन्वीनियंस रहेगी। बात करते हैं अगले कॉलर से। ओम है हमारे साथ मुंबई से। ओम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार। तो मेरा सवाल, हेलो नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। सवाल ये कि क्या सवाल है आपका? हाँ, कुछ 5 को इकट्ठा करना है कुछ 15 सालों में, और मैंने अपना पोर्टफोलियो का ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी भेजा हुआ है।
तो रिटायरमेंट और बच्चों का एजुकेशन है। तो आप कुछ मेरा जो पोर्टफोलियो उसमें रिव्यू कर सकते हैं कि सही है कि नहीं है, क्या कैसे कुछ चेंजेस किया जा सकता है, क्या है। तो आपने जो भेजा है वो 5 करोड़ का टारगेट है 15 इयर्स, क्या ये करेक्ट है? और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू आपने बताया ये लगभग 7 लाख के आसपास की है, राइट? हाँ, जो एग्जिस्टिंग और 7 लाख के पास है। ओके, पूछ लेते हैं सर क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। बताइए 66,000 की SIP, 15 इयर्स में 5 करोड़ का टारगेट, 2 लाख के आसपास का लमसम इन्वेस्टमेंट भी ये करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किस फंड में ये इन्वेस्टमेंट करें। तो बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, क्योंकि VPF में भी ये निवेश कर रहे हैं, जानना चाहते हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करें या उस इन्वेस्टमेंट को रोक दें। पोर्टफोलियो की डिटेल्स आपके पास हैं, काफ़ी सारे फंड्स हैं जिसमें फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं। पूजा जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ओम, रिटायरमेंट का आपका जो गोल है, काफी टारगेट जो आपने भेजा है 15 साल में 5 करोड़ का टारगेट, काफी रियलिस्टिक टारगेट लगता है मुझे। जो SIP अमाउंट अभी आपकी जो चल रही है 66,000 की, और ये जो टारगेट तक पहुंचना है, और अभी आपकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू बन के आ रही है 6.8 लाख, अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपीज, वो अगर कैलकुलेशन किया जाए तो आपको एडिशनल और 24,000 की SIP ऐड करनी होगी। मतलब टोटल SIP का जो आपका फिगर बन के आता है वो अप्रोक्सीमेटली 90,000 है। लेकिन अगर आप एक साथ पूरा का पूरा 24,000 ऐड नहीं कर सकते हैं अभी, तो आप उसको एनुअली 4 से 5% स्टेप अप भी लगा लेंगे ना SIP को, तो भी आप 15 साल में ये टारगेट इजीली अचीव कर पाएंगे। जो आपको एडिशनल 2 लाख भी ऐड करना है वो भी आप एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ऐड करें, क्योंकि आपके पास 15 साल का समय है, तो इजीली आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। जो VPF है, क्योंकि वो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड है, अगेन एक डेट प्रोडक्ट है, लेकिन 15 साल का समय है, आपके पास ऑलरेडी EPF का पैसा आएगा। अगर आपने PPF या अदर कोई डेट प्रोडक्ट्स में डाले हैं तो वो भी आएगा, तो वो समझ के उसको भी आप SIP में ऐड कर ले, क्योंकि हमें SIP अमाउंट वैसे भी बढ़ानी है। ठीक है, अब फंड्स की बात करें, बहुत ज्यादा फंड्स है, बहुत मिड कैप स्मॉल कैप ले रखे हैं, उसको आप एक मिड कैप एक स्मॉल कैप रखें, दोनों में से कोई भी एक मिड कैप या दोनों में से कोई भी एक स्मॉल कैप कंटिन्यू करें, क्योंकि वो दोनों ही अच्छे हैं। फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू करें। 2 चेंजेस हैं, मेरे एसेट फ्लेक्सी कैप को आप क्वांट एक्टिव में बदल दें, और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज को आप एक वैल्यू फंड में बदल दें, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। एक डेट पोर्टफोलियो में आपने डाला हुआ एक्विटी सेविंग्स हाइब्रिड फंड, उसको भी आप एक लार्ज एंड मिड कैप में शिफ्ट कर सकते हैं। जो एडिशनल 7,000 VPF का है, उसको आप एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट में भी डाल सकते हैं, जो HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड में सजेस्ट करूँ, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड रिटायरमेंट फंड, ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है रिटायरमेंट के गोल के लिए। जी कंटिन्यू करें इसको, और 2-3 चेंजेस जो किए हैं उसको आप शामिल कर ले आपके पोर्टफोलियो। तो कुछ चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं पोर्टफोलियो को लेकर, थोड़ा सा स्विच आप कर सकते हैं कैटेगरीज को और फंड हाउसेस को लेकर। बाकी 90,000 के आसपास की SIP आपको लगेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए। चलिए रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चन जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी, पूजा भिंडे हमारे साथ मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। मनमिंदर हमारे साथ हैं अब अगले कॉलर फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए। मनमिंदर नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है? मैडम मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है आपको, जो मैंने फंड लिए हुए हैं, तो इसके अंदर मैंने 15 साल तक निवेश करना चाहता हूँ। एक तो ये मेरे फंड सही है, ओके। दूसरा जने एक मैंने अभी ICICI इंडेक्स फंड में निवेश शुरू किया है, वो ठीक है, उसको मैं करना चाहिए इन्वेस्ट या नहीं? तो एक जैसे 1.5 लाख रुपया हर साल PPF में डाल रहे हैं, वो PPF में डालें जहाँ शेयर मार्केट में जो अपनी ELSS स्कीम आती है उसके अंदर डालें। ओके, तो आपने सवाल सुना, पहले तो मैं इनके फंड्स बता दूं पूजा। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, SBI स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा और ICICI प्रो निफ्टी 50, ये 4 फंड्स में 1,000 डाल रहे हैं। 1,500 रुपए डाल रहे हैं हर महीने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 2,500 रुपए हर महीने डाल रहे हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी में। तो ये तो रहा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो कि 8,000 रुपए महीने का है। 1,60,000 पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है, 15 ईयर से 1 करोड़ का टारगेट है। लेकिन इसके अलावा जो 1-1.5 लाख रुपया लगाना चाहते हैं उसको लेकर ये जानना चाहते हैं कि क्या करें, ELSS फंड में लगाए या कहीं और इन्वेस्ट करें, क्या सजेशन?
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मनविंदर, जो टारगेट है 1 करोड़ का 15 साल में, और आपका करंट पोर्टफोलियो वैल्यू भी मैं देख रही हूँ, उस हिसाब से जो एसआईपी आपको लगेगी वो अप्रोक्सीमेटली 18,000 पर मंथ की एसआईपी लगेगी, और आपकी जो करंट एसआईपी अमाउंट है वो काफी कम है। तो अगर आपको एक ऑप्शन ये कर सकते हैं कि आप अगर एसआईपी अमाउंट को 10,000 तक कर ले, आपके पोर्टफोलियो में जो 5,500-8,000 की एसआईपी आपकी चल रही है उसको आप 10,000 तक कर लें, एंड एनुअली आप उसको स्टेप अप करें 12% से, तो आप इजीली ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका टारगेट का क्वेरी। नेक्स्ट, जो आपने फंड्स चूज किए हैं काफी डिवर्सिफाइड हैं और सारे ही अच्छे फंड्स है पोर्टफोलियो में, तो उसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। आपके जो फंड्स है उसको आप कंटिन्यू करें। जो आपके 2 सवाल आपने अभी कहे, एक इंडेक्स फंड, डेफिनेटली एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड ले रखा है आपने, तो पैसिव फंड है। नॉर्मली लार्ज कैप में अगर आपको इंडेक्स फंड अगर आप ले रहे हैं, 15 साल का समय है, तो आपने ऑलरेडी लार्ज एंड मिड कैप भी ले रखा है और एक फ्लेक्सी कैप भी ले रखा है, सो उसमें आपका लार्ज कैप जो सेक्टर है वो कवर हो रहा है। लेकिन अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव नेचर के हैं, अगर आपने अभी हाल ही में ही एसआईपी शुरू की है और इंडेक्स फंड से शुरू की है, कंफर्ट दे रहा है आपको, तो आप कंटिन्यू करें, क्योंकि इंडेक्स फंड में एसआईपी से कोई ज्यादा हार्म नहीं है आपको। आप अगले 1-2 साल तक तो उसको कंटिन्यू कर ही सकते हैं, मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा चेंजेस करने हैं। और जो पीपीएफ की बात की, डेफिनेटली 1.5 लाख का जो आपका एटीसी बेनिफिट है पूरा का पूरा पीपीएफ में ना डालें, आप उसको ईएलएसएस में भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं जो आपको एसआईपी अमाउंट बढ़ाने की सलाह दे रही हूँ आपके गोल तक पहुंचने के लिए, तो आप उसको ईएलएसएस में ही बढ़ा देना, तो आपकी एसआईपी अमाउंट भी बढ़ जाएगी और आपका एटीसी बेनिफिट भी हो जाएगा। आप क्वांट टैक्स प्लान या फिर मिरर टैक्स सेवर, कोई भी दोनों में से चूज कर सकते हैं। डेट और इक्विटी को अपने पोर्टफोलियो में समझ के आप पीपीएफ को अपने पोर्टफोलियो में जगह दें और इक्विटी को आपके पोर्टफोलियो में जगह दें। ये जो डिवर्सिफिकेशन है वो आपको फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के डिस्कस करना है कि क्या डिवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन रखना है, उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं, उसी के हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। बात करेंगे अगले कॉलर की। रोहन ने एक ईमेल के थ्रू सवाल भेजा नोएडा से। लॉन्ग टर्म को लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 5 लाख रुपए का लमसम डालें या इसी 5 लाख को एसटीपी के थ्रू पैसे हर महीने एलोकेट करें, क्या सजेशन? साथ ही किन फंड्स के साथ शुरुआत करें? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो लमसम जो है एक टाइम पे अगर आप डाल रहे हैं, अभी जो हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं मार्केट के लेवल्स की, उस हिसाब से मेरे हिसाब से एसटीपी रूट, एटलीस्ट 6 मंथ्स एसटीपी रूट एक सही सजेशन होगा आपके पोर्टफोलियो को लेके। और क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म मेंशन किया, मैं ऐसे बता दूं, लॉन्ग टर्म एटलीस्ट आप 5 साल से ऊपर, 8 साल से ऊपर को लॉन्ग टर्म समझे, आप 2 साल 3 साल को लॉन्ग टर्म ना समझे। उस हिसाब से मैं आपको पोर्टफोलियो बता रही हूँ किस तरीके से करना है। मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। क्वांट एक्टिव फंड मल्टी कैप में, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, और एक लार्ज मिड कैप, अच्छा मिश्रण है लार्ज और मिड कैप दोनों ही, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप। एक मिड कैप आप डाल सकते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और एक मैंने मल्टी एसेट आपको सजेस्ट किया है जिसमें आपको हाइब्रिड एक कैटेगरी का भी एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, इक्विटी, डेट और गोल्ड, क्योंकि तीनों ही अगर देखा जाए एसेट क्लास अभी अच्छे प्रदर्शन दे रहे हैं। आगे आने वाले 1 साल के लिए मेरे हिसाब से आप डेफिनेटली मल्टी एसेट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। जी ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब बात करते हैं पूजा के टॉप 4 फंड्स की। नोट कर लीजिए अगर आप पूजा के चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए पूजा, आपने कौन से फंड्स पिक किए हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, जो हाल ही में जो अभी सिचुएशन है उस हिसाब से आपको अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन मिड और स्मॉल कैप में नहीं रखना है, सेफ बेट एक मल्टी कैप को शामिल करें, एक फ्लेक्सी कैप को शामिल करें। क्वांट एक्टिव फंड मल्टी कैप कैटेगरी में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड जो आप हमेशा शुरू करने के लिए इससे शुरू कर सकते हैं, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, और एक कॉन्सेंट्रेटेड मिड कैप फंड अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी के रूट के हिसाब से, तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। जी, तो मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट एक्टिव फंड, इन 4 फंड्स के साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। ये है पूजा की चॉइस। शुक्रिया पूजा शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, एज यूजुअल थैंक यू सो मच। इसी के साथ यौम मनी में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।